आज हम लोग सरफेस इंटीग्रल चालू करने वाले हैं। सरफेस इंटीग्रल की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सरफेस इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है? एनी इंटीग्रल विच इज इवैल्यूएटेड ओवर अ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। कोई भी सरफेस ले लो, दुनिया का कोई भी सरफेस ले लो, उसके ऊपर अगर हम लोग इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं। ये जो इंटीग्रल रहता है वो 2 डायमेंशनल रहता है, यानी उसमें एक्स एंड वाई एक्सिस रहता है, उसमें जेड एक्सिस का कुछ भी काम नहीं रहता है। यानी यहाँ पे डीएस में जो भी या फिर एफ बार में जो भी फाइनल में कैलकुलेशंस आएंगे वो हमेशा एक्स एंड वाई में आएंगे। अगर आपके इक्वेशन में कहीं भी आपको z मिल रहा है तो उस z को आपको क्या करना है? हमेशा रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सरफेस इंटीग्रल के लिए क्या रहेगा? हमेशा सरफेस रहेगा, 2 डायमेंशनल चीज रहेगी और 2 डायमेंशन में x एक्सिस एंड y एक्सिस आएंगे। अब उसमें आगे देखते हैं, जो सरफेस इंटीग्रल रहता है उसमें एफ बार जो रहता है उसको फ्लक्स भी कहते हैं। तो वो फ्लक्स जो रहता है वो फ्लक्स कैसे देते हैं? फ्लक्स को यानी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला सेम रहता है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट डीएस। अब इसमें देखो, जो सरफेस इंटीग्रल रहता है उसको इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास कंपोनेंट ऑफ एफ बार अलोंग द नॉर्मल निकालना जरूरी है। अब कंपोनेंट ऑफ एफ बार अलोंग द नॉर्मल यानी रहता है आपको यूनिट वेक्टर की जरूरत रहती है। आपको किसकी जरूरत रहती है? यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? एन कैप निकालते हैं। अब ये जो यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस जो रहता है उसके लिए हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखी थी, दैट इज ग्रेड फाई। यानी ग्रेड के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं? उल्टा ट्रायंगल निकालते हैं। तो उल्टा ट्रायंगल इनटू फंक्शन फाई। डेल फाई जो उसकी डेफिनेशन क्या रहती है? डेल अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू के कैप। अब वही एन कैप आपको हमेशा निकालना है ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई। अब ग्रेड फाई निकालने के बाद मॉड ऑफ ग्रेड फाई निकालना इजी है। मॉड ऑफ ग्रेड फाई क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप का कोएफिशिएंट जो रहता है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कोएफिशिएंट रहता है उसका स्क्वायर प्लस के कैप का जो कोएफिशिएंट रहता है उसका स्क्वायर। इन तीनों की एडिशन कर ली और उसका फिर बाद में स्क्वायर रूट ले लिया। ये हो गई एन कैप की डेफिनेशन। और इसको निकालने के लिए एफ बार डॉट डीएस, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट डीएस निकालने के लिए आपको डीएस की वैल्यू हमेशा किससे रिप्लेस करनी पड़ती है? डीएक्स इंटू डी वाई अपॉन एन कैप डॉट के कैप। यहाँ पे देखना है एन कैप डॉट के कैप है, क्या है यहाँ पे? एन कैप डॉट के कैप। यानी एन कैप आपका जो भी आया उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? के कैप से मल्टीप्लाई करना है। अब सरफेस इंटीग्रल की ओवरऑल डेफिनेशन हम लोगों ने निकाल दी, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट एन कैप डीएस। उसकी डायग्राम बेसिकली ऐसे निकाल दे। कोई भी सरफेस लो, उस सरफेस के ऊपर ये डीएस आपका सरफेस है, उसके ऊपर आपका ये एफ बार जो है वो फंक्शन है और उस एफ बार फंक्शन के ऊपर एन कैप आपका क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। इस सरफेस के ऊपर यूनिट नॉर्मल वेक्टर यानी इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर रहता है और वो क्या रहता है? एफ बार के लिए यूनिट नॉर्मल रहता है। अब अगर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट एन कैप डीएस की वैल्यू अगर 0 आ गई तो उस इंटीग्रेशन को हम लोग यानी उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? सोलेनॉइडल है, ऐसा बोलेंगे, राइट? अब ये हो गया थ्योरी पोर्शन। अब हम लोग जाते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। एग्जाम्पल्स के ऊपर जाने वक्त सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले 3 डायमेंशनल कंसेप्ट्स जो है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। 3 डायमेंशनल कंसेप्ट समझने के लिए ये हम लोगों ने क्या कर लिया? ये 3 एक्सिस हम लोगों ने कंसिडर कर लिए, राइट? ये आपके कौन से एक्सिस है वो समझ लो। सबसे पहले ये आपका सामने वाला जो है वो आपका एक्स एक्सिस रहेगा, ये सामने वाला जो रहेगा वो एक्स एक्सिस रहेगा। ये आपका इस साइड आपका क्या रहेगा? y एक्सिस रहेगा एंड ये ऊपर वाला जो है वो आपका हमेशा क्या रहेगा? z एक्सिस रहेगा। x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ये 3 आपके अलग अलग वेक्टर्स हैं। लेकिन सरफेस इंटीग्रेशन निकालते वक्त हमेशा मैंने क्या बताया है? आपका z एक्सिस जो रहता है उस z एक्सिस को आपको हमेशा कन्वर्ट करना है आइदर इन टर्म्स ऑफ x और y या फिर z वेरिएबल की वैल्यू 0 कंसिडर करके ये जो नीचे वाला प्लेन है इस प्लेन में जो भी इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन को हमें हमेशा कंसिडर करना है। ये वाला क्या है? ये आपका हमेशा x एक्सिस रहेगा, ये y एक्सिस रहेगा, ये z एक्सिस रहेगा। जो भी डायग्राम 3 डायमेंशनल में दी होगी आपको सरफेस इंटीग्रल के लिए हमेशा कंसेप्ट कौन सी कंसिडर करनी है? कंसेप्ट हमेशा आपको नीचे वाले प्लेन की ही
कंसिडर करनी है। क्यों? क्योंकि ये डबल इंटीग्रेशन, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन नहीं है। डबल इंटीग्रेशन के लिए सिर्फ क्या आएगा, ये नीचे वाला प्लेन आएगा। अब एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं, एग्जाम्पल समझने के लिए। अब एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है वो देखो, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन ऑफ yz into I cap plus zx into j cap plus xy into k cap ds, where S is the surface of the sphere is x square plus y square plus z square equals to a square in the first octant। यानी जो हम लोगों ने थ्री डायमेंशनल स्पेस देखी थी, थ्री डायमेंशनल स्पेस में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑक्टेंट यानी कौन सा वाला स्पेस आएगा जहां पे x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस तीनों की वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है, वही आपका फर्स्ट ऑक्टेंट रहेगा। अब उस ऑक्टेंट के लिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा है, f बार डॉट n कैप ds। ये डबल इंटीग्रेशन ऑफ f बार डॉट ds के लिए फॉर्मूला क्या है, f बार डॉट n कैप ds। तो वो सबसे पहले सारी चीजें निकाल लेते हैं, क्या क्या दिया है वो सबसे पहले हमेशा हम लोग लिखते हैं। तो क्या दिया है यहाँ पे, f बार दिया है, f बार इज इक्वल्स टू क्या है, yz into I cap plus zx into j cap plus xy into k cap। ये आपका क्या है, f बार है। अब f बार तो लिख लिया। अब जो फंक्शन दिया है, सरफेस का जो इक्वेशन दिया है उसको हम लोग कौन से वेरिएबल से इंडिकेट करेंगे, फाई वेरिएबल से इंडिकेट करेंगे। तो सरफेस वेरिएबल, सरफेस का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इक्वल्स टू जीरो के लिए कन्वर्ट करना है, तो ए स्क्वायर जो राइट साइड वाला है वो जाएगा लेफ्ट साइड में, इसलिए फाई का इक्वेशन कैसे आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब डबल इंटीग्रेशन निकालने के लिए एन कैप की जरूरत है, राइट। डबल इंटीग्रेशन निकालने के लिए किसकी जरूरत है, एन कैप की। तो एन कैप के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा है, एन कैप इज इक्वल्स टू ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई। तो सबसे पहले एन कैप निकालते हैं। एन कैप के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया। ग्रेड का नोटेशन क्या रहता है, उल्टा ट्रायंगल, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल या फिर नैबला। तो एन कैप इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल फाई अपॉन मॉड ऑफ डेल फाई। ये लिख दिया फॉर्मूला। अब उसको कैलकुलेट करते हैं। डेल फाई, ये डेल की डेफिनेशन है, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू के कैप। एंड फाई का इक्वेशन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये जो आपकी राइट साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, उससे हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x इंटू आई कैप, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आएगा, क्योंकि ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो y का डेरिवेटिव के विद रिस्पेक्ट टू y निकालने के लिए x z a को कांस्टेंट, y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y इंटू जे कैप। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो z स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2z इंटू के कैप। ये मिल गया आपको डेल फाई। अब डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ डेल फाई। मॉड ऑफ डेल फाई कैसे निकालते हैं, आई जे के के कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं और उनकी एडिशन, और उसके बाद उसका रूट। तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 2z का स्क्वायर 4z स्क्वायर। न्यूमरेटर ऑलरेडी निकाल लिया है, तो न्यूमरेटर एज इट इज कॉपी कर लिया। उसके बाद डिनोमिनेटर में 4 क्या है, कांस्टेंट है, तीनों टर्म्स में कॉमन है, उसको 4 कॉमन निकाल लिया, 4 का स्क्वायर रूट निकाल लिया 2, तो इसलिए 2 कॉमन निकाल लिया। न्यूमरेटर में भी 2 हर जगह पे है, तो 2 भी हम लोगों ने क्या कर लिया, 2 भी कॉमन निकाल लिया। 2 कॉमन निकालने के बाद न्यूमरेटर का 2 डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जो हमारे सरफेस का इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी वही मिला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस किससे कर सकते हैं, हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ए स्क्वायर से। तो यहाँ पे लिख दिया, इसको रिप्लेस कर दिया ए स्क्वायर से, और रूट ऑफ ए स्क्वायर इज ए, इसलिए एन कैप की वैल्यू क्या आई, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन ए, और इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला में हमारे पास क्या है, फॉर्मूला एफ बार डॉट एन कैप ds। तो एफ बार डॉट एन कैप निकालना जरूरी है, तो नेक्स्ट हम लोग स्टेप कौन सी कर रहे हैं, एफ बार डॉट एन कैप। एफ बार डॉट एन कैप के लिए इक्वेशन
1 से एफ बार लिख दिया और एन कैप लिख दिया इक्वेशन 2 से। अब दोनों में डॉट प्रोडक्ट है तो आई आई का मल्टीप्लीकेशन होगा, जे जे का मल्टीप्लीकेशन होगा, के का मल्टीप्लीकेशन होगा, और ये 1/a कांस्टेंट है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर निकाल दिया, yz into x, xyz, zx into y, xyz, xy into z, वापस xyz, i का मल्टीप्लीकेशन, j का मल्टीप्लीकेशन, k का मल्टीप्लीकेशन। तो हमें ब्रैकेट में मिला है xyz plus xyz plus xyz, तो तीनों की एडिशन 3xyz, यानी f बार डॉट n कैप की वैल्यू क्या आई, 3/a xyz। अब फॉर्मूला में डालते हैं, डबल इंटीग्रेशन ऑफ f बार डॉट n कैप ds इज इक्वल्स टू व्हाट, f बार डॉट n कैप ds को हम लोगों ने क्या बोला था, ds को रिप्लेस करेंगे हम लोग dx dy अपॉन k कैप डॉट n कैप। अब f बार डॉट n कैप की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, वो लिख दी हम लोगों ने, dx dy को एज इट इज लिख दिया, k कैप एज इट इज लिख दिया, एंड n कैप की वैल्यू इक्वेशन 2 से लिख दी। वापस क्या है, या इन दोनों वेक्टर्स में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो आई का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, जे का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, के का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो लेकिन फर्स्ट वेक्टर में आई एंड जे है ही नहीं, तो आई एंड जे की टर्म्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बचेगी सिर्फ किसकी टर्म, के की। तो के का मल्टीप्लीकेशन होने के बाद z अपॉन ए, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया z अपॉन ए। अब देखो z कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ए भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, 3xy dx dy। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन तो ले लेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन के क्या चाहिए, हमें लिमिट्स चाहिए। अब लिमिट्स निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन में क्या दिया है, वो सबसे पहले आपको वापस रिमाइंड करना पड़ेगा। क्या दिया है, सरफेस ऑफ द स्फीयर, क्या दिया है, सरफेस ऑफ द स्फीयर इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। तो सरफेस ऑफ द स्फीयर यानी हम लोगों ने ये स्फीयर पकड़ लिया। अब सरफेस ऑफ द स्फीयर के लिए फर्स्ट ऑक्टेंट लिख दिया है, फर्स्ट ऑक्टेंट यानी क्या कर देंगे वापस आप लोग, यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपका वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड वापस ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा जेड एक्सिस, राइट। अब इसमें वापस क्या चाहिए आपको, फर्स्ट ऑक्टेंट चाहिए, राइट। तो फर्स्ट ऑक्टेंट यानी आपका कौन सा पोर्शन आएगा, आपका इस साइड वाला पोर्शन आएगा, राइट। इस साइड वाले पोर्शन के लिए आपको सिर्फ फिर डायग्राम कैसे बनेगी, आपकी डायग्राम बनेगी ऐसे, राइट। अब ये डायग्राम बन गई, ये आपको फर्स्ट ऑक्टेंट मिल गया, यानी सपोज एप्पल के आपने 8 अलग अलग पीसेस कर दिए, एप्पल पकड़ लिया, ऐसा एक पीस कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे 8 पीस हो जाएंगे एप्पल के, तो फर्स्ट ऑक्टेंट वाला पीस पकड़ लिया, तो वो ये है, राइट, यानी स्फीयर इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। अब मैंने क्या बताया था, z का कुछ भी रोल नहीं रहता है, तो z एक्सिस के ऊपर जो भी डायग्राम आएगी उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। हमें कौन सा पोर्शन कंसिडर करना है, जो पोर्शन xy प्लेन में है, along x and y एक्सिस, यानी ये जो प्लेन है, इस प्लेन में जो पोर्शन है उसको कंसिडर करना है। तो ये आपका ये ऐसा पोर्शन है। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, उन्होंने x² + y² + z² इज इक्वल्स टू a² बोला है, यानी ये और स्फीयर है विद सेंटर एट 0 0 0 एंड रेडियस क्या है इसकी a, इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखा है, a लिखा है। ये आपका क्या है, ओरिजिन है, यानी सेंटर है। अब इस वाले डायग्राम में ये जो पोर्शन है वो सर्कल का पोर्शन है, राइट। जो अगर हम लोग एप्पल को हाफ में कट कर देंगे, इस पोर्शन को अगर हम लोग हाफ में कट कर देंगे, तो हमें वापस यहाँ पे कट करने के बाद क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। उस सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा, x² + y² इज इक्वल्स टू a²। a² क्या है, आपकी रेडियस है, राइट। लेकिन हमें इसके लिए, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये जो कर्व है उस कर्व के लिए आइदर आप क्या कर सकते हो, लिमिट्स निकालने के लिए आइदर आप क्या कर सकते हो, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस निकाल सकते हो, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस निकाल सकते हो, या फिर लाइन पैरेलल टू आप क्या कर सकते हो, y एक्सिस निकाल सकते हो। अब इस वाले एग्जांपल हम लोगों ने क्या किए हैं, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस निकाली है। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इस लाइन के लिए y की मिनिमम वैल्यू क्या है, y की मिनिमम वैल्यू 0 है, राइट। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है उसका पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है और x एक्सिस के ऊपर
y की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, y की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, राइट। ये हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए लोअर लिमिट हो गया, अब अपर लिमिट की बारी। अपर लिमिट के लिए अपर लिमिट क्या हो रहा है, अपर लिमिट इस कर्व के ऊपर है, राइट। और इस कर्व के ऊपर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा चेंज होती जाएगी, राइट। इसलिए हम लोग इस कर्व का इक्वेशन निकालेंगे। तो इस कर्व का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y के लिए निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो y स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो रूट लेने के बाद y की वैल्यू क्या मिलेगी, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यानी y की वैल्यू जो है वो वैल्यू 0 से लेके y इक्वल्स टू a स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तक वैरी हो रही है। ये होने के बाद अब हमेशा ध्यान में रखो इस वाले चीज में, इस वाले इसमें आपको ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन रहता है, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन जो रहता है वो फर्स्ट इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ, यानी फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल रहता है। फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिमिट्स हमेशा क्या रहता है, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल रहता है। एंड सेकेंड इंटीग्रेशन के लिमिट्स हमेशा क्या रहता है, इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट रहता है। ये हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखा था, राइट। अब इसके लिए यहाँ में ये जो ब्लू कलर से इंटीग्रेशन दिखाया है, उस ब्लू कलर के इंटीग्रेशन के लिए हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू y लिमिट्स निकाली। वो क्या है, y इक्वल्स टू 0 से लेके y इक्वल्स टू रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तक। अब निकालते हैं, दो लिमिट्स हैं, दो वेरिएबल्स है, कौन से y एंड x, राइट। y एंड x के लिए दो लिमिट्स जो निकाले हैं हम लोगों ने, उस लिमिट्स में y के तो लिमिट्स हो गए, यहाँ पे dy एंड dx है। अब निकालेंगे हम लोग x के लिमिट्स। तो x के लिमिट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x के लिमिट्स निकालने के लिए यहाँ पे x की मिनिमम वैल्यू क्या है वो देखेंगे। x की मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, राइट। x की वैल्यू मिनिमम क्या है, 0 है। एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है, a है। यानी इस डबल इंटीग्रेशन में देखो y varies from 0 to root a square minus x square and x की वैल्यू चेक कैसे करोगे, सेंटर से लेके यहाँ की रेडियस तक। तो सेंटर के लिए वैल्यू क्या रहेगी x की, 0 से लेके पॉइंट a तक। इसलिए x के लिमिट्स हम लोगों ने क्या लिखे हैं, 0 एंड 0 to a। अब देखो सबसे पहले y के लिमिट्स लिखे हैं, इसलिए dy dx में सबसे पहले क्या आएगा, dy आएगा। अगर सबसे पहले हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ x लिया होता तो यहाँ पे dx आता, राइट। यहाँ पे dy लिख दिया, उसके बाद dx, यानी dy लिखा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन लेंगे। और विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन लेते वक्त हम क्या करेंगे, x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो x आ गया इंटीग्रेशन के बाहर, y का इंटीग्रेशन आएगा y स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 टू a रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया। अब ये लिमिट्स हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। लिमिट्स पुट करने के बाद y स्क्वायर है रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0, राइट। ये वैल्यू पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। 2 जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया 3/2, राइट। अब x एज इट इज रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर, इसलिए ब्रैकेट में क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, राइट। अब इसको क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, a स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन लेना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन लेने के बाद a स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर अपॉन 2, x क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा x रेज़ टू 4 अपॉन 4। और लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से लेके a तक। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x को रिप्लेस करेंगे a से तो a स्क्वायर आ गया, x को रिप्लेस करेंगे a से तो a रेज़ टू 4 आ गया। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट के लिए वैल्यू, दोनों इसमें x वेरिएबल है तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे अपर लिमिट की वैल्यू, सॉरी लोअर लिमिट की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखी है, 0। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, a रेज़ टू 4 a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर विल बी a रेज़ टू 4 अपॉन 2 माइनस a रेज़ टू 4 अपॉन सॉरी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल है 4, यहाँ पे 2 से, तो 2 इंटू a रेज़ टू 4 माइनस a रेज़ टू 4, तो 2 माइनस 1 विल बी 3, सॉरी 2 माइनस 1 विल बी 1, 1 into 3 will be 3, तो 3 into a raised to 4 upon 4 2s are 8,
डिनोमिनेटर का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है इसलिए 4 2 जा 8, एलसीएम मत निकालते बैठना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 2 जा 8 यानी डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू क्या आई 3 इंटू ए रेज टू 4 अपॉन 8। ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। ये हम लोगों ने क्या देख लिया, जब आपकी डायग्राम क्या है आपका इक्वेशन में ऑक्टेंट दिया है सर्कल के लिए, सॉरी स्फीयर के लिए, राइट। अब ऐसा ही और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। Example, evaluate double integration of f bar dot n cap ds where f bar is equals to this and s is a part that is surface of the plane 2x plus 3y plus 6z is equals to 12 which is in the first octant। हाँ, अब वापस क्या आ गया, फर्स्ट ऑक्टेंट ही आ गया। प्रीवियस एग्जांपल में जैसे किया था वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे, f बार की वैल्यू दी है यहाँ पे है एंड 5 फंक्शन 2x plus 3y plus 6z is equals to 12, तो 5 की वैल्यू दी है। उसके बाद n कैप की वैल्यू निकालेंगे। n कैप के फॉर्मूला क्या है, डेल फाई अपॉन मॉड ऑफ डेल फाई। तो डेल की डेफिनेशन लिख दी, डेल अपॉन डेल x इंटू आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल y इंटू जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल z इंटू के कैप इंटू 5 फंक्शन की वैल्यू लिख दी 2x plus 3y plus 6z minus 12 अपॉन मॉड ऑफ डेल फाई। अब ये कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू x, with respect to y, with respect to z, with respect to x derivative 2x का 2, with respect to y 3y का derivative 3, with respect to 6z का derivative 6, पार्शियल डेरिवेटिव है इसलिए y z 12 को कांस्टेंट इसलिए 2 आया, यहाँ पे x एंड z को कांस्टेंट इसलिए 3 आया, इसके लिए x एंड y कांस्टेंट इसलिए यहाँ पे 6 आ गया, राइट। अब मॉड न्यूमरेटर में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन मॉड ऑफ डेल फाई। मॉड ऑफ डेल फाई के लिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। अब उसका क्या लेना है, रूट। तो इन तीनों की एडिशन आ गई 49, 49 का रूट है 7, इसलिए n कैप की वैल्यू क्या मिली 1/7 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब k कैप डॉट n कैप हमें हमेशा फॉर्मूला में लगता है इसलिए k कैप डॉट n कैप भी निकाल लिया। तो k कैप डॉट n कैप के लिए ये n कैप की वैल्यू इक्वेशन 3 से मिल गई। अब यहाँ पे i एंड j है ही नहीं इसलिए i एंड j की टर्म क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, इसलिए k कैप की वैल्यू क्या आएगी, k कैप इंटू k कैप 6/7, इसलिए k कैप डॉट n कैप की वैल्यू आई 6/7। और एक कौन सी वैल्यू लगती है आपको, f बार डॉट n कैप की वैल्यू। तो f बार डॉट n कैप के लिए f बार की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 से मिली, n कैप की वैल्यू इक्वेशन 3 से मिली। वापस हम लोग क्या करेंगे, I cap dot I cap, J cap dot J cap, K cap dot K cap। सॉरी 18z इंटू 1/7 को कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, 18 2 जा 36 इंटू z माइनस 12 3 जा 36, 3 6 जा 18 इंटू y। ये कर लिया। उसके बाद इसको 18 कॉमन निकल सकता है तो 18/7, तो ब्रैकेट में क्या बचा 2z माइनस 2 प्लस y। यहाँ पे देखो f बार डॉट n कैप के लिए इक्वेशन कहाँ आया, z एंड y की टर्म में आया, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा था डबल इंटीग्रेशन में z वैल्यू आनी चाहिए क्या, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, z को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो z को रिप्लेस कैसे कर सकते हो, आप रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है सरफेस का, उस सरफेस से आप z की वैल्यू निकाल सकते हो। तो z की वैल्यू निकाल दी हम लोगों ने इस के लिए। क्या करोगे, 12 माइनस 2x माइनस 3y, 12 minus 2x minus 3y upon 6, 12 minus 2x minus 3y upon 6 लिख दी वैल्यू। यहाँ पे z की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दी, 12 minus 2x minus 3y upon 6। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइड है इसलिए यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाइड है। बाकी बची दो टर्म्स एज इट इज, माइनस 2 प्लस y 18/7। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 2 3 जा 6 इसलिए 3 आ गया, 3 एलसीएम आ गया इसलिए 2 को 6 कर लिया, y को 3y कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर मिला 6 इंटू 6 माइनस 2x। इसको सिंप्लीफाई कर वापस 2 कॉमन निकल सकता है, 12/7 3 माइनस x। तो f बार डॉट n कैप की वैल्यू मिल गई। ds के लिए हमेशा क्या लिखते हैं, dx अपॉन dy अपॉन dx इंटू dy अपॉन n कैप डॉट
k कैप, तो dx into dy अपॉन 6/7, राइट। 6/7 कैसे लिख दिया, यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी n कैप डॉट k कैप की वैल्यू निकाली है इक्वेशन 4 से, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 4, यानी 7/6 dx/dy, ये हो गया। अब इसमें तो हम लोग डबल इंटीग्रेशन ऑफ f बार डॉट n कैप ds में हम लोग f बार डॉट n कैप ds की वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, वापस इंटीग्रेशन की लिमिट्स निकालने हैं। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स निकालने के लिए वापस ये जो है ये ABC ये आपका सरफेस है, और सरफेस का इक्वेशन क्या है, 2x + 3y + 6z = 12 है। अब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने के लिए, पॉइंट A की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y एंड z को 0 पुट करेंगे, तो आपको x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिलेगी, तो 2x = 12 यानी x की वैल्यू मिली 6, y एंड z की वैल्यू क्या रहेगी, 0। सिमिलरली फॉर b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x एंड z की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 4। सिमिलरली फॉर z, ये वैल्यू मिल गई। उसके बाद हमने क्या बताया था, z की वैल्यू 0 कंसिडर करनी है, और जो xy प्लेन है उसमें ही इक्वेशन कंसिडर करना है। तो xy प्लेन के लिए यहाँ पे z की वैल्यू, इस इक्वेशन के लिए z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, इसमें z में वैल्यू 0 पुट कर दी, तो आपको नीचे वाले प्लेन का इक्वेशन क्या मिलेगा, 2x + 3y = 12। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3y = 12 - 2x, 3 नीचे जाएगा। अब ये मिल गई y की वैल्यू। कैसे, हम लोगों ने लाइन पैरेलल टू y एक्सिस निकाली है, तो y एक्सिस के लिए अपर लिमिट की वैल्यू क्या हो रही है, इस लाइन के ऊपर वैरी हो रही है, इस लाइन के ऊपर वैरी हो रही है, तो ये आपका क्या होगा, y का इक्वेशन आएगा। एंड y की लोअर लिमिट के लिए वैल्यू क्या है, x एक्सिस के ऊपर 0, तो y के लिमिट्स कहां से कहां वैरी होंगे, 0 to 12 - 2x upon 3। अब x की वैल्यू देखते हैं, x की मिनिमम वैल्यू क्या है, पॉइंट O के ऊपर 0, एंड x का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोगों ने निकाला था वो क्या है, 6, इसलिए 0 से लेके 6 तक। अब f बार डॉट n कैप dx के लिए यहाँ पे मैं x एंड y लिखना भूल गई, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले y के लिमिट्स लिखे हैं, तो यहाँ पे y आएगा और यहाँ पे x आएगा, तो dy dx, राइट। अब यहाँ पे सेम जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में इंटीग्रेशन सॉल्व किया था, वैसे ही आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू y। सबसे पहले इंटीग्रेशन लो, फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन लो, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन लेने के बाद वापस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर मिल रहा है 4/3 × 18 यानी 24। ये हो गया आपका सिंपल इन टर्म्स ऑफ x एंड y के लिए। ये कैलकुलेशंस मैंने एक्सप्लेन नहीं किए हैं, लेकिन मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी तो उसमें आप देख सकते हो, ठीक है, या फिर आप पर्सनली सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब ये जो x एंड y वाली जो टर्म्स है, उस टर्म्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, और एक टर्म मेथड से सिखा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, वो रहता है आपके पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस या फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो है एग्जाम्पल सिलेंडर का। वो सिलेंडर का जो एग्जाम्पल है वो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी सरफेस इंटीग्रल के पार्ट 2 वाले लेक्चर में, ठीक है।